कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज करनी है, क्योंकि आज हमें प्रिपरेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी इसकी, और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसमें सबसे पहले बात ये देखनी होगी प्रॉपर्टी करने के लिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें एक तो एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बाकी बचे हुए 5 कार्बन अगर हम देखते हैं तो उन पर OH ग्रुप लगा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ये ओरिएंटेशन भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पहले पर राइट होता है OH, दूसरे पर लेफ्ट होता है, तीसरे पर, चौथे पर। ये कायरल कार्बन की बात अगर हम कर रहे होते हैं, ये ओरिएंटेशन समेत मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दिया। अब जब प्रॉपर्टी इसकी बोली जाएगी कि ग्लूकोज की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे कि हमें फंक्शनल ग्रुप बताओ कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। एक अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान रहे। ये एक ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल हैं। एक ये ग्रुप CHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गए, एक प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यानी अगर देखा जाए तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज ग्लूकोज को देनी चाहिए। वही एल्डिहाइड जो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनता है। एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। एल्डिहाइड HCN से रिएक्शन करता है, ये भी HCN से रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड जो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करता है NH2OH के साथ, ये भी NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजीन के साथ, NH2NH2 के साथ, ये भी हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब अल्कोहल पर आ जाते हैं। अल्कोहल के जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, अल्कोहल को हम, अभी मैंने लिखा भी था एक रिएक्शन थोड़ी देर पहले, अल्कोहल को अगर हम एसिड के साथ RCOH से रिएक्शन करते हैं, फॉर्मेशन होती है एसिड एस्टर की। अब अगर मैंने एस्टर बनाना है तो अल्कोहल मॉलिक्यूल को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया गया, इसको मैंने रिएक्शन कर दिया, सपोज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो अब यहां तो अल्कोहल 5 हैं, एक अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथा अल्कोहल, पांचवा अल्कोहल, 5 मॉलिक्यूल चाहिए RCOH के। जब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का एक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके एक एस्टर बना रहा है, तो अब ये मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का एक ही है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल में है तो 5 OH, तो मुझे 5 एसिड के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल 5 रिक्वायर्ड है। ये 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे एस्टर। 5 एस्टर ग्रुप यानी पेंटा एस्टर बनेगा। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर हम एसिडिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो। कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कुछ नए से रिएक्शन होंगे। नए वाले भी होंगे, वो भी देख लेंगे, अलग से भी होंगे कुछ, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन तो बड़े कॉमन है। एक रिएक्शन और है जो हमने कभी क्लास में शायद डिस्कस ना किया हो, या किया हो तो हो सकता है +1 में डिस्कस किया हो। एक रिडक्शन होता है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काउंट होते हैं। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप उसके सामने आ जाए, उसे रिड्यूस करके ही हटते हैं वो। और उनमें से एक है हाइड्रोजन आयोडाइड। आपने पी ब्लॉक पढ़ते हुए भी पढ़ा होगा, जो हेलोजन 17 ग्रुप है, HF, HCl, HBr, HI,
रिड्यूसिंग टेंडेंसी डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज करती चली जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होता है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करने पर फास्फोरस भी लेते हैं तो ये इसे कैटलाइज करता है, I2 एंड H2 में कन्वर्ट होता है। ये H2 जा करके मॉलिक्यूल पर स्टिक कर जाता है और H2 का कनेक्ट हो जाना रिडक्शन कहलाता है। तो इस HI के पहले मैं एक काम बता रहा हूं कि ये क्या क्या कर सकता है। ये किसी एल्डिहाइड ग्रुप को, कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, HI के साथ जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट का मतलब काफी लंबे टाइम तक हम इसको हीट करते ही रहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड मिक्स करने के बाद। पहले तो ये RCH2OH बनता है, अल्कोहल बनता है, वो अल्कोहल फिर OH हटाकर यहां फिर H लग जाता है, यानी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो फाइनली ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड। अगर यहां कीटोन होता कोई, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, और हम इसे HI के साथ रिएक्शन करते, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते, हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम इसे हीट करते हैं, लंबे टाइम तक अगर हम हीट करते तो RCH2R ये बन जाता, यानी ये भी एल्केन बना। इसी तरह से जब हम कोई अल्कोहल ग्रुप लेते हैं RCH2OH, उसको HI के साथ काफी लंबे टाइम तक हम हीट करते चले जाते हैं तो ये वाला अल्कोहल H में कन्वर्ट हो जाता है, RCH3। RCH3 भी एल्केन है। तो हम जब भी एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कोहल को, और भी फंक्शनल ग्रुप से ये रिएक्शन करता है, लेकिन यहां हमें कार्बोहाइड्रेट में या बायोमोलिक्यूल में जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, इसलिए वो वाले रिएक्शन मैं नहीं बता रहा हूं, बेकार में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमारा मकसद HI के सारे रिएक्शन करना नहीं है, हमारा मकसद HI के वो रिएक्शन करना है अभी जो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं। तो शॉर्ट में बात ये पता चली कि HI एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, और अल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है, चाहे वो सेकेंडरी अल्कोहल है, चाहे वो टर्शरी अल्कोहल है। एक बात और ये भी है, ये तो प्राइमरी कभी ये समझो सिर्फ प्राइमरी है, अगर यहाँ इसकी जगह आपने सेकेंडरी लिया होता तो भी एल्केन बनता, अगर इसकी जगह टर्शरी अल्कोहल लिया होता तो भी एल्केन बन रहा होता। इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम पहला रिएक्शन जो कराएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है, कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज के, वो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। HI के साथ रिएक्शन कराकर आप देख लो। तो मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर का भी आइडिया लगेगा इससे। इन रिएक्शन से हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिलेगी ग्लूकोज की, कि जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर लिखा है। वैसे तो हमने कर ही लिया स्ट्रक्चर, एक एल्डिहाइड है, 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो हमने कर लिया, पता चल गई बात, लेकिन उसका प्रूफ मिल जाएगा हमें इन रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। तो पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन करने से पहले ये जनरल बात है इसके बारे में वो कर लेते हैं हम। ये एल्डोहेक्सोस होता है, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है इसमें टोटल, ओस का मतलब एल्डिहाइड के अलावा बचे हुए कार्बन 5 जो हैं उनमें सब पर OH ग्रुप लगे हैं, ओस का मतलब ये है। डेक्सट्रोज कहने का मतलब हमने बड़ा लंबा डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। डेक्सट्रोज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में राइट हैंड पर आर्बिट्रेरीली कॉन्फ़िगरेशन मान लिया जाता है जिसमें होता है, उसको हम D मान लेते हैं, और डेक्सट्रोज कहने का कारण यही है। इट इज मोनोमर ऑफ मैनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज की बात हुई है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड ही डिटेल से पढ़ रहे हैं अभी हम, लेकिन जब हम 2 यूनिट जोड़ देते हैं ग्लूकोज की तो डाइसेक्राइड बन जाएगा।
3 यूनिट जोड़ देंगे तो ट्राइसैकराइड बन जाएगा। 4 यूनिट ग्लूकोज की, 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हमने किसी बॉन्ड बना करके कोई, तो टेट्रासैकराइड बन जाएगा। पेंटासैकराइड बहुत सारे जोड़ दिए, 10 से ज्यादा जोड़ दिए, ओलिगोसैकराइड के बाद की बात हो रही है, तो क्या बन जाएगा? पॉलीसैकराइड बन जाएगा। बहुत सारे पॉलीसैकराइड होते हैं, स्टार्च है जैसे, स्टार्च से बनाया था ना हमने इसे, तो मतलब जब इसे वापस जोड़ देंगे तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। सेलुलोज जो होता है, दुनिया में बिखरा हुआ है सेलुलोज, चारों तरफ जितने भी वुडन आर्टिकल्स होते हैं, पेड़ हैं, ट्रीज हैं, सारे जितने भी, उसमें मैक्सिमम पोर्शन सेलुलोज का होता है, तो सब ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। इतना सारा दुनिया में ग्लूकोज है देखा जाए तो। वेजिटेशन सारा का सारा किससे बना है? सेलुलोज से, ज्यादातर पोर्शन सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज के जुड़ने से, पॉलीमेरिक होता है। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं वो ग्लूकोज से बने होते हैं, इसीलिए हम इसका स्ट्रक्चर ये कर रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। भाई आप तो ये जानते ही हो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर ये है इसका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो आप इसका। ये टोटल जो कार्बन है 6 कार्बन एटम्स हैं। बाकी पहले पर ओरिएंटेशन की बात अगर हम करेंगे तो ये ओरिएंटेशन आएगा। ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गए क्लियर। हाइड्रोजन 12 हो गए, कार्बन 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 12 का हाइड्रोजन हो गए। एक ये हो गया, 2 यहां पर हो गए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये हो गया। टोटल गिनती कर ली तो ये भी तो है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला आया। ये तरीके हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के, मेथड्स होते हैं जिनसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, बना सकते हैं। जो मेन इसका रिएक्शन है, जो मैंने अभी जिसका बैकग्राउंड भूमिका बताई थी आपको सारी की सारी, जब हम प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा से बता रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को एल्केन तक ड्रैग कर देता है। जैसे अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिएक्शन करता है HI के साथ तो एल्केन बनता है। कीटोन है जैसे कि HI के साथ रिएक्शन करता है, एल्केन बनता है। अल्कोहल है जैसे कि HI के साथ रिएक्शन करता है तो एल्केन बनता है। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड से भी एल्केन बनेगा, अल्कोहल से भी एल्केन बनेगा। हम लिख करके देख लें स्ट्रक्चर को। जब हम अल्कोहल के साथ, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, इस मॉलिक्यूल का 1 2 3 4, ये तो क्रॉस लाइन से कायरल कार्बन को लिखा जाता है बस। बाकी किसी को हम क्रॉस लाइन से नहीं लिखते हैं। ये जो क्रॉस लाइन ऐसे लिखी जाती है, फिशर प्रोजेक्शन हम इसको बोलते हैं, कायरल कार्बन के लिए इस्तेमाल की जाती है बस। आप कार्बन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं होगा ये। ओरिएंटेशन OH H OH एंड OH, यहां पर H लिख दिया, यहां पर H लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, यहां पर H लिख दिया, CH2OH। इस एल्डिहाइड से एल्केन, इस अल्कोहल से एल्केन, मतलब ये ऑक्सीजन हटा दिया, H लगा दिया, ऑक्सीजन हटाया, H लगाया, तो वो तो ही तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन है ये। अगर इस रिएक्शन को कैटेगराइज करें हम, तो हम बोल सकते हैं इसको रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। HI से रिएक्शन करने पर, प्रोलॉन्ग्ड हीट करने पर, यहां कन्वर्ट हुआ ये CH3 में, CH, यहां पर HOH की जगह H आ गया तो ये आ गया CH2, कायरल खत्म हो गया, ये भी हो गया CH2, यहां पर तो H था ही,
ये ऑक्सीजन हट के H आ गया, रिडक्शन हो गया, CH2 CH2 एंड CH3। ये जो कंपाउंड बना है 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेन बना। हेक्सेन स्ट्रेट कार्बन चेन है, एन हेक्सेन बना, नॉर्मल हेक्सेन, ब्रांच चेन नहीं बना। एन हेक्सेन का बनना क्या साबित करता है, क्या प्रूव करता है? एन हेक्सेन का बनना यह बताता है कि ग्लूकोज में कहीं कार्बन पर ब्रांचिंग नहीं है। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भाई C6H12 O6 ऐसा भी हो सकता था होने को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये भी हो सकता था। OH आता, यहां कार्बन लेते, फिर एक OH इधर लिख देते, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन OH। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो अब हम क्या लिखें, कौन सा लिखें, ये लिखें या और भी कितने बन सकते हैं, आइसोमर तो कितने ही बना सकते हो आप ना। लेकिन एनहेक्सेन के बन जाने से एक बात ये पता चल जाती है कि ग्लूकोज में कहीं ब्रांचिंग नहीं है, सारे 6 के 6 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन कार्बन चेन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन भी इस पर बहुत आ जाते हैं। ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन कार्बन चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये बात प्रूफ करने के लिए कोई एक रिएक्शन लिखो। तो आप कहोगे ये बात प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिडक्शन है ग्लूकोज का, क्योंकि एन हेक्सेन प्रोडक्ट मिल जाता है, वो स्ट्रेट चेन का बना हुआ है, तो ये इसका रिएक्टेंट भी स्ट्रेट चेन का होगा, तो ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, ये आपको रीजन देना होगा। अब ग्लूकोज को लिखने के लिए जैसे हम ये लिख रहे हैं, तो बार बार इतना बड़ा मॉलिक्यूल लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं हम इसे। हमें ऐसे शॉर्ट में लिखना है कि फंक्शनल ग्रुप भी दिख जाए और शॉर्ट भी हो जाए। तो CHO तो CHO ही लिखा रहने दिया मैंने, CHOH 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 CHOH, ये आ गया CHOH, 4 बार आ गया, इसको 4 बार इकट्ठे करके कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। इसको नहीं मैं इसके साथ शामिल कर सकता क्योंकि ये CH2 है, तो इसे अलग लिखना पड़ेगा। तो अब हम आगे फ्यूचर में इस ग्लूकोज को ऐसे लिखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैंने कंडेंस करके लिख दिया। अगर कहा जाए कि राइट कॉन्फ़िगरेशन, फिर तो ऐसे, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रहा है, ओरिएंटेशन नहीं दिख रहा है कि OH है किधर, हमने तो कंडेंस करके इकट्ठा लिख दिया ना ये। तो अगर क्वेश्चन आए कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तब तो यही लिखा जाएगा। रिएक्शन में जल्दी जल्दी में कहीं आपसे नहीं पूछा ग्लूकोज लिखना पड़ गया, तो आप ऐसे लिख दो, चलेगा बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो पहले वाला रिएक्शन, दूसरा बोल दो आप इसे, क्योंकि पहले हमने वो जनरल बात कर ली इसके ग्लूकोज के बारे में। तो नंबर 2 रिएक्शन जो ये हो गया, ये रिएक्शन है, और इसमें जो प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट चेन को प्रूव करता है, रिएक्शन ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होने को, CHO CHOH 4 CH2OH। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी, किसी को समझ नहीं लगा, डाउट है तो बताओ मुझे। रिएक्शन नंबर 2 या 3 जो भी है उस पर आते हैं। हाइड्रोक्सिलअमीन एल्डिहाइड का रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिलअमीन होता क्या है, ये बात तो पता होनी चाहिए आपको। हाइड्रोक्सिल अमीन बताने के लिए कोई स्पेशल आएगा थोड़ी ना। हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH होता है, और इसके रिएक्शन हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन में किए थे, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिएक्शन करता है किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां कोई भी ग्रुप है, दिस ग्रुप में भी OH, दिस ग्रुप में भी NH2, दिस ग्रुप में भी NHCONH2, दिस ग्रुप में भी फिनाइल
इस ग्रुप की जगह मैं ये रिप्लेस करता चला जा सकता हूँ। एक लंबी लिस्ट थी जिसके रिएक्शन हमने किए थे और जिनको नाम दिया था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें तो सिर्फ एक ही करना है, हाइड्रोक्सिलमीन वाला करना है। और यहां ग्रुप की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ OH लिख दूंगा। अगर OH लिख दिया गया तब इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिलमीन। अब ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जब मैं यहां से बराबर से हटा देता हूं, हटाने पर जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, यहां पर H, यहां पर R, ये एल्डिहाइड का है। अब लेकिन बात तो हम ग्लूकोज की कर रहे हैं ना, हम प्योर एल्डिहाइड तो नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ ग्लूकोज लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एज इट इज लिख दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इधर OH है, इधर OH है, इधर OH है। OH की पोजीशन इस पर अलग है, इस पर अलग है, बन गया ग्लूकोज। अब इस पूरे को आप शॉर्ट में कोई ग्रुप नाम दे दो, XYZ कुछ भी लिख दो, वही XYZ यहाँ पर कनेक्टेड रह जाएगा। ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमीन से बिल्कुल ऐसा है जैसा एल्डिहाइड नॉर्मली रिएक्शन करते हैं। ग्लूकोज का भी ऐसा ही है, हाइड्रोजीन का भी इसी तरह से होगा। कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो R ग्रुप यहाँ पर R ग्रुप है ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है। कुछ केसेस में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उन स्टेरिक हिंड्रेंस की या एबनॉर्मेलिटीज या एबनॉर्मल जो रिएक्शन है उन्हें छोड़ के पहले कॉमन रिएक्शन तो करो। वेरिएशन भी होते हैं, एल्डिहाइड से अंतर भी आता है। ग्लूकोज का एल्डिहाइड एंड नॉर्मल जो एल्डिहाइड होते हैं वो अलग बिहेव भी करते हैं, लेकिन हमारा पहला काम है कि नॉर्मल एल्डिहाइड वाले रिएक्शन पक्के करना। जब ये पक्के होंगे फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ हम जाएंगे। साइकिल जो है पहले हाथ छोड़ के चलाना नहीं सीखते ना, हाथ छोड़ के साइकिल तब चलाई जाती है जिसे साइकिल चलानी आती है। किसी को हाथ छोड़ के साइकिल चलानी सीखनी है तो क्या होगा, पहले वो साइकिल सीखेगा हैंडल पकड़ के, फिर हाथ छोड़ के चलाएगा। बहुत सारे लोग चलाते हैं, शौक होता है। तो ये वाले जो एबनॉर्मल वाले रिएक्शन है ना, बाद की बात है, दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर के जिसे ये वो कर पाएगा जिसे टिप्स पे आ गए सारे बिल्कुल रिएक्शन। दूसरे फेज की बात तब की आप बस जल्दबाजी इतनी रहती है सब बच्चों को कि बस पहले से वही करा दो, बस जी सारा उससे चाहे सब सारा कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पहले नंबर पे वही करा दो जो बिल्कुल समझ ना आए हमें। पेशेंस नहीं रहा, चक्कर ये है सारा, रुकने का करने का जल्दबाजी इतनी हो गई कि बस छोटी छोटी चीज बता नहीं पाते हो क्लास में, छोटे छोटे रिएक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेलर दिया था ये पूछ करके कार्बोनिल कंपाउंड के, कितने लोग आंसर कर पाए थे आप। तो ये बेसिक पक्के करो, टिप्स पर लो इन्हें, आप तब उन्हें कंपेयर कर पाओगे जो दूसरे वाले इनके हाइड्रोक्सिलामीन के अलावा कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन भी होते हैं जो नॉर्मल एल्डिहाइड से डिफरेंट होते हैं इसके, और दूसरे सारे जो हम हाइड्रोजीन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजीन से पहला स्टेप तो वैसे ही होता है एल्डिहाइड कीटोन जैसा, दूसरा स्टेप आके अलग हो जाता है और थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात आ जाती है। तो मैं आपको बता रहा था हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन ऑक्साइम बनता है जब एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम ऑक्साइम कहते हैं। तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही जो मैंने आपको समझाई बात, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2OH, NH2OH, वाटर मॉलिक्यूल माइनस होके C डबल बॉन्ड N ये बन गया, बाकी ग्लूकोज जू का तू। हम इसका जो नाम लिखते हैं वो क्योंकि ये ग्लूकोज है तो इसको ग्लूकोज ऑक्साइम कह देते हैं। जैसे एल्डिहाइड का करा ही होगा आपने, एसेटल्डिहाइड से जब हम बनाते थे तो हम लिख देते थे एसेटल्डिहाइड ऑक्साइम, एसेटल्ड ऑक्साइम, बेंजेल्ड ऑक्साइम, कीटोक्साइम, ऐसे ग्लूकोक्साइम, ये हम
इनका नाम लिखेंगे जो राइट हैंड पर प्रोडक्ट मिला है उसका। इससे क्या साबित हुआ? इससे हमें एक बात ये तो कम से कम पता ही चल गई कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्साइम तब बनते हैं जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 से जरूरी नहीं है कि हम एल्डिहाइड भी जरूर लिखें, आप कुछ और बना सकते हो। साइक्लिक बना देते, बिना एल्डिहाइड का कंपाउंड बन जाता। आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते थे, इतने सारे ऑक्सीजन पड़े हुए हैं। लेकिन अब जब ऑक्साइम बन गया हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन करने के बाद, तो एक बात ये प्रूफ हो गई है कि यहां पर प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन ये बात नहीं पता चली कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि कीटोन होता तो भी ऑक्साइम बनता। हमें क्या पता, हमने कोई स्ट्रक्चर देखा थोड़ी है जाके कि पहले कार्बन पर लगाए, तो कहीं पे भी लगा हो सकता था। तो इसलिए क्लियरली बात को समझना है। ये रिएक्शन क्या प्रूफ करता है? ये रिएक्शन प्रूफ करता है कि इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होता है। एक ये हो गया थर्ड रिएक्शन आपका। फोर्थ पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का। सारी दुनिया जानती है हाइड्रोजन साइनाइड जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, देख लो दुनिया में शामिल हो या नहीं हो, सारी दुनिया जानती है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जब HCN के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होती है। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ जाता है, ये डिलोकलाइज हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, डिलोकलाइज होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव। Cn नेगेटिव ने कार्बन पर रिएक्शन किया, H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर आया, ये बन गया COH, हाइड्रोजन Cn, और बाकी जो का तू जो भी कुछ है, अगर CH3 है तो CH3, और ग्लूकोज का पार्ट है तो ग्लूकोज का पार्ट। आप ग्लूकोज का पार्ट लो, यहां CHOH, COH, H, COH राइट पर, COH राइट पर, CH2OH, बाकी पोजीशन पर H लिखने हैं। वो जो कहता हूं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे सेलेक्ट कर दो ना, स्निप टूल यूज कर रहे हो आजकल, ये उठाया यहाँ लाके पेस्ट कर दिया उठा करके। यही मॉलिक्यूल जहां एल्डिहाइड पर रिएक्शन होना था वहां एल्डिहाइड पर हुआ। अल्कोहल तो HCN से कभी कोई रिएक्शन देता नहीं है, आप करा दो तो अलग बात है। अल्कोहल HCN से कभी कोई रिएक्शन नहीं देता। अल्कोहल कुछ नहीं कहेंगे, अल्कोहल एज इट इज रहेंगे। ये जो कंपाउंड मिला है, अब इसमें यहां साइनाइड का बन जाना किनारे वाले कार्बन पर, कार्बन चेन की गिनती अगर किसी तरह से हो जाए, कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन की गिनती अगर कैसे हो जाए तो स्ट्रेट कार्बन चेन होगी। देखो ये मैं पूरा वाला पार्ट यहां का लिख रहा हूं, ये वाला CO साइनोहाइड्रिन लिख दिया, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 4 5 और 6 और 7। तो कार्बन की गिनती आपको यहां से करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की चेन बनती है कंपाउंड में। और ये प्रूव कर सकते हैं हम 7 कार्बन की चेन कैसे बनती है। उसके लिए रिएक्शन पता होने चाहिए। हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर दूं इसका, तो Cn का हाइड्रोलिसिस करने पर COH बनता है, और फिर अगर मैं इसका उसी रेड फास्फोरस HI के साथ रिडक्शन कर दूं, तो ये तो बन गया COH, यहाँ CH2OH, 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 CH2OH बन जाएगा। अल्कोहल थे, अल्कोहल को HI एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अभी पढ़ा था। तो ये बन जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड का बनना इंडिकेट करता है कि यहां बिल्कुल किनारे पर, टर्मिनल एंड पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है।
वो बात की बात है, उसको मैं दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। पहले ये देख लो कि हमने HCN के साथ रिएक्शन क्या किया। HCN से कौन रिएक्शन करेगा? ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन करेगा। बनेगा क्या? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगी। जहां एल्डिहाइड है वहां पर ही रिएक्शन होगा। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड से इथेनॉल से अगर रिएक्शन होता तो इथेनॉल साइनोहाइड्रिन बनता। ग्लूकोज से रिएक्शन हुआ तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हुआ। CHO प्लस HCN, तो CHOHCN, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाना चाहिए। इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं रिएक्शन को। पहले इसे अच्छी तरह से समझ लो, फिर इसे आगे प्रोसीड करके भी मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि यहां तक तो ये बोर्ड में आ जाएगा। कंपटीशन में बस थोड़ा सा इसे आगे खिसकाते हैं, कहीं मेंस है या आपका नीट का एग्जाम है, उसमें एक रिएक्शन और आगे इसके जोड़ देते हैं। वो रिएक्शन कौन सा जोड़ते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले इसमें देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर कहा जाए कि कितने कार्बन एटम्स हैं, तो 7 कार्बन हैं इसमें टोटल। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन ये हो गया। 4 कार्बन है ना ये इकट्ठे, और 7वां कार्बन ये हो गया। अब अगर मैं इस ग्रुप को, एक रिएक्शन आप पढ़ चुके हो कि RCN को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं HOH से, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, या OH में भी हो जाता है, तो RCOH बनता है। वही काम मुझे करना है। ये पूरा R है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये R है, CN है, हाइड्रोलाइज कर दिया मैंने इसे। HOH, OH नेगेटिव, आप चाहो तो एसिड भी ले सकते हो। क्या बनेगा? CN से तो बन गया COH। बाकी कार्बन पर क्या रहा? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें कार्बन पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे कार्बन पर OH ग्रुप है। OH, 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 OH और इस पर OH। ग्लूकोज का ओरिएंटेशन नहीं बदल रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। यहां तो कुछ किया ही नहीं, जहां कुछ किया नहीं वहां तो वैसा ही रहेगा। ये कंपाउंड मिल गया हमें। इस साइनोहाइड्रिन को रिएक्शन कराकर, ग्लूकोज को नहीं। अब इस साइनोहाइड्रिन को जब मैं हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना देता हूं और इस एसिड को फर्दर HI के साथ रिड्यूस करता हूं, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, तो जितने अल्कोहल ग्रुप हैं वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्कोहल कितने ग्रुप हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अल्कोहल ग्रुप हैं। एक कार्बन कम कर दिया मैंने, गलती कर दी इसमें, देखो वापस लिख रहा हूं मैं इसको। ये कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर दोबारा से मैं दे रहा हूं इसको। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही रह गए ना यहाँ, जबकि ये 7 कार्बन है। तो इसलिए मैं इसको अब दोबारा लिख रहा हूं स्ट्रक्चर को। यहाँ COH तो 1 कार्बन पर हो गया। गलती पता चल गई होगी आपको, बहुत सारे लोगों को मेरे लिखने के बाद ही पता चल जानी चाहिए थी। कार्बन नंबर 2 पर OH है, ये कार्बन नंबर 2 का OH मैंने लिख दिया। ये 2 का नया बना है, ये था नहीं, ग्लूकोज में नहीं था ये 2, यहां तो CN जुड़ गया, ये 1 हो गया। ये एल्डिहाइड वाला कार्बन अब OH हो गया, एल्डिहाइड वाले कार्बन पर हो गया OH ये। और 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 कार्बन हो गए। OH, 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 OH एंड OH। कार्बन नंबर 2 पर ये नया OH जनरेट हुआ है, जो कार्बन नंबर 1 होता था पहले, अब हम उसे कार्बन नंबर 2 बोल रहे हैं। ये फर्क है। वेल, रिएक्शन पर आते हैं। मैंने इसको HI के साथ रिएक्शन किया।
जब HI के साथ रिएक्शन किया तो अल्कोहल वाले सारे कार्बन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ एल्केन 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने CH3 CH2OH की जगह H आ गया, यानी CH2 बना, ये CH2 बना, ये CH2 बना, 1 2 3 4 5 हो गए, छठा कार्बन हो गया, 7वें कार्बन पर COOH है। इस कंपाउंड का नाम अगर आप गिनोगे, काउंट करोगे, तो ये होगा हेप्टेनोइक एसिड। कैसे पता चलेगा हमें कि ये हेप्टेनोइक एसिड है, एन हेप्टेनोइक एसिड है? इसके बॉइलिंग पॉइंट से पता चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट से ये डिटेक्ट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा, पता चल गया कि हेप्टेनोइक एसिड है। हेप्टेनोइक एसिड का बनना इंडिकेट करता है कि ये कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा है CN। ये CN जो जुड़ा है कार्बन नंबर 1 पर जुड़ा है। अगर ये बीच में कहीं जुड़ता, यहां जुड़ता CN, तो फिर हेप्टेनोइक एसिड थोड़ा ही बनता, फिर तो ब्रांच चेन एसिड बनता। तो HCN के साथ रिएक्शन दो बातें प्रूव करता है। अगर हम ये वाली चेन भी बढ़ा दें रिएक्शन की, एक पहली बात क्या प्रूफ की HCN ने, कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, हो गई प्रूफ ये बात। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुई है, इसलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन ही साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। दूसरी बात क्या है, बी पार्ट इसका ही, इस साइनोहाइड्रिन को अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइज करके HI के साथ रिड्यूस कर देता हूं, तो रिड्यूस करने पर फॉर्मेशन हो जाती है हेप्टेनोइक एसिड की। हेप्टेनोइक एसिड का बनना इंडिकेट करेगा कि ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 पर है। कार्बन नंबर 1 पर होने का मतलब है ये एल्डिहाइड ही हो सकता है, कार्बन नंबर 1 पे कीटोन तो होगा नहीं। तो अगर ये वाला रिएक्शन भी ऐड कर देते हो तो एक चीज और प्रूव होती है, वो जो हमने एडिंग लिखा था ना, वो बात चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रूव कर रहे हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर प्रूव हो गया यहां पूरा। अभी ये बात और रहती है कि इसमें OH 5 हैं, कैसे पता चलेगा कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो और अभी हमें डिस्कस करना है, वो भी कर लेते हैं, वो भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर पुराने एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, अल्कोहल के पढ़ रखे हैं, तो ये बात भी समझ आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। HCN से रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है? नंबर 1 बात बताता है कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नंबर 2 बात ये बताता है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है अगर हम दो रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें एक ही बात यहां पर है, दूसरी बात मैंने एडिशनल आपको बताई है। यहां तक तो ये बोर्ड के लिए है, इससे बाद वाली बात जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आती है, बहुत पूछी जाती है। बाद में आ गए हम इसके बाद वाली बात पर, ऑक्सीडेशन। ये जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडेशन के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत आसानी से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहे होते हैं। जितने भी एल्डिहाइड हैं वो बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हम अगर कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, लाइक हमने यूज किया टॉलेंस रिएजेंट, नाम सुना होगा आपने जरूर, ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा। हम अगर यहां यूज करते हैं कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करने पर फॉर्मेशन हो जाएगी एसिड की। और भी कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनमें से एक बड़ा कॉमन है ब्रोमीन वाटर।
ब्रोमीन वाटर के बारे में सोचो थोड़ा सा, क्या चीज है ये? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। अभी मैं हेलोजन की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, फिर दोबारा से हेलोजन की अगर मैं बात करता हूं तो जो हेलोजेंस होते हैं 17 ग्रुप में Br2, Br2 से पहले होगा F2, Cl2, Br2, I2, और इसके मैंने हाइड्राइड लिखे थे HF, HCl, HBr, HI। ये बात आपको पी ब्लॉक में भी काम आनी है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्राइड जो होते हैं ये नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं, हमने अभी किया था HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। और जितने ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होते हैं ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कम होता चला जाता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, क्लोरीन कुछ कम है, ब्रोमीन और कम है, आयोडीन सबसे कम है, लेकिन फिर भी ये कंसिडरेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुल मिला के मैं शॉर्ट में अगर बात करूं तो कंफ्यूज नहीं होना, HBr, HCl, HI, HF रिड्यूसिंग एजेंट, Br2, Cl2, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये Br2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है। जो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होती है, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि कीटोन को ऑक्सीडेशन करना मुश्किल काम है। नहीं होते कीटोन, ढीठ होते हैं, बड़े आसानी से नहीं ऑक्सीडाइज होते, बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के आने होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड आसानी से हो जाते हैं। बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाता है। एक अल्कोहल भी होते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कीटोन से तो आसान है लेकिन एल्डिहाइड से मुश्किल है। यानी अगर मैं ऑक्सीडेशन हो सकने की टेंडेंसी को लिखूं आपके सामने, तो ऑक्सीडेशन हो सकना एल्डिहाइड का सबसे आसान होता है, बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाता है। उसके बाद अल्कोहल का आता है, उसके बाद आता है कीटोन का। तो यहां क्योंकि एल्डिहाइड भी है ग्लूकोज में, अल्कोहल भी है, हमें बड़ा सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाए। अच्छा, अल्कोहल की बात जब हम करते हैं तो अल्कोहल में फिर इशू आता है। अल्कोहल तो प्राइमरी भी होते हैं, अल्कोहल तो सेकेंडरी भी होते हैं, अल्कोहल तो टर्शियरी भी होते हैं। इनके भी अपने ऑर्डर हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन आसान है, सेकेंडरी के कुछ मुश्किल है, टर्शियरी के तो काफी मुश्किल होते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑर्डर अगर आप याद रखोगे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला आसानी से कर पाओगे। तो ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्पेसिफिक होता है, और वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, हमारे पास था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकना आसान अल्कोहल के कंपैरिजन में, ये आसानी से ऑक्सीडाइज होकर बना देगा एसिड। इस एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया COOH में, बाकी सारे पोर्शन का कुछ नहीं बिगाड़ सका ये Br2 एज इट इज। जो का तुम ब्रोमीन वाटर लेते हैं क्योंकि गैसेस होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है तो उसे डिसॉल्व करके रखते हैं ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाई करके, एंड ब्रोमीन वाटर हम इसे बोल रहे होते हैं। CHOH 4 लिख दिया मैंने, एंड CH2OH प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्टिव ऑक्सीडाइज करने की कभी बात आएगी अगर, तो पहले नंबर पर प्राइमरी अल्कोहल को करेंगे, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी अल्कोहल को करेंगे। बीच वाले ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये कंपाउंड बना, ये ग्लूकोज नहीं है और ना ये कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को, इसमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं रहा, ये कार्बोहाइड्रेट है।
Br2 से रिएक्शन करने के बाद जो भी कुछ बना वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नाम इसका होता है ग्लूकोनिक एसिड। दो नाम होते हैं ये आसपास के, एक नाम पहले ये याद कर लो, दूसरा और इससे मिलता जुलता एक अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। आईयूपीएसी नेम नहीं है, आईयूपीएसी नेम भी आप इसका लिख सकते हो। क्या बात मैंने बताई, सारी बात को मैं सम अप कर दूं, अगर ग्लूकोज को जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेता, ब्रोमीन वाटर से थोड़ा ही सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं, जो सिर्फ प्राइमरी को कर पाए, सेकेंडरी टर्शरी को ना कर पाए, तो वो सिर्फ इस वाले प्राइमरी अल्कोहल को कर पाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल इंटैक्ट रहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ऊपर भी COH आ जाएगा, नीचे भी COH आ जाएगा। दैट मीन्स ब्रोमीन वाटर तो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ब्रोमीन वाटर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया रिएक्शन। दूसरा एक और रिएक्शन में इसके बाद बता रहा हूं, जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा। आई होप के बात समझ ये आ गई होगी। इसी का ये तो ए पार्ट हो गया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हुआ। ठीक हो गई बात। अब विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बल्कि ये वर्ड से ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है इससे लिखना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेकेंडरी को भी कर देगा इससे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज ये कर देगा। जब हम एक कंपाउंड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, HNO3 लेते हैं हम, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है। और भी कुछ एजेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो बड़ा कॉमन है, फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला है, वो है HNO3। ये HNO3 एल्डिहाइड को तो करेगा ही क्योंकि स्ट्रॉन्गर है, उससे ज्यादा है, और अल्कोहल को भी कर देगा। 1 2 3 4 5, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान रहे बात, और ये 4 सेकेंडरी अल्कोहल है। H आप लिख लेना खुद, ये हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कुछ डिफिकल्ट हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जब हम HNO3 से रिएक्शन इसको करते हैं, तो एल्डिहाइड तो होगा ही, साथ में प्राइमरी अल्कोहल भी हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा COOH, बाकी CHOH4, 4 ये बच गए सेकेंडरी अल्कोहल, और जो प्राइमरी अल्कोहल था वो बेचारा ऑक्सीडाइज हो गया। ये ग्लूकोनिक एसिड नहीं है, इसका नाम डिफरेंट होगा। ये बोला जाता है ग्लूकेरिक एसिड, आसपास ही है नाम उसके, और सैकेरिक एसिड भी कहते हैं हम इसे। ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। दोनों ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Br2 के साथ रिएक्शन करने पर एंड HNO3 से रिएक्शन करने पर। अगर हम ये बनाना चाहते हैं तो HNO3 लिया जाएगा,
हम एक और कंपाउंड को HNO3 से रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि COOH है, CHOH है, 4 है एंड CH2OH है, ग्लूकोनिक एसिड Br2 से रिएक्शन करके ग्लूकोज को बना दिया हमने, तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ये ग्लूकोनिक एसिड को हमने HNO3 से रिएक्शन किया, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड है, ये तो आगे नहीं होगा, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल COH में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल COH में कन्वर्ट हुआ तो ग्लूकोनिक एसिड भी ग्लूकैरिक एसिड बनाएगा HNO3 से रिएक्शन करके। कभी अगर आसपास का मिलता जुलता सा इधर उधर का रिएक्शन दे देते हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं ये रिएक्शन, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये रिएक्शन। ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 से रिएक्शन करने पर ग्लूकैरिक एसिड फॉर्मेशन होती है। और सिलेबस जैसे कि ये रिड्यूस हुआ है, सिर्फ मोनोसैकेराइड रह गए हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डीप करके उठाएंगे अंदर से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सुपरफिशियली उठा लेंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड भी काफी पोर्शन था, काफी कुछ उसमें याद भी करने का था, वो सारा हटा दिया गया है। पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सिर्फ मोनोसैकेराइड ये हमें करने हैं, तो इसके सारे रिएक्शन करना, कुछ छोड़ना मत इसमें, जब शॉर्ट हो गया काम तो। चलो एक बात ये हो गई, आई होप कि ये भी बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ध्यान रहे, यहां स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर लिखना है आपको, और नाइट्रिक एसिड हम यहां यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। हम सैकेरिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड दोनों इसको नाम देते हैं। ये ग्लूकोनिक, ग्लूकैरिक और करके लिखा जाना चाहिए। वेल चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। एक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या अल्कोहल रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड के साथ, अब जरूरी थोड़ी है कि अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर जाए, तो फॉर्मेशन होगी एस्टर की। पता होना चाहिए रिएक्शन, जब कभी कोई अल्कोहल एसिड हैलाइड से रिएक्शन करता है तो भी एस्टर फॉर्मेशन होती है। जब कभी कोई अल्कोहल एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो भी एस्टर फॉर्मेशन होती है। ये वो रिएक्शन है जो हम करके छोड़ चुके हैं। अब अगर हम इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लें, एसिड हैलाइड लें या एनहाइड्राइड लें, और अल्कोहल से रिएक्शन करें, अब हमें अल्कोहल के रिएक्शन थोड़े ही पढ़ने में, तो ग्लूकोज के रिएक्शन पढ़ने हैं। ग्लूकोज में तो लेकिन OH होते हैं, तो अल्कोहल है या नहीं, ग्लूकोज के रिएक्शन पढ़ना मतलब अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ना। तो अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन किया जाएगा तो एस्टर बनता है, ऐसे ही जब ग्लूकोज को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन किया जाएगा तो एस्टर बनेगा। तो ये तो अभी मैंने बताया ही था, तो सिंपल भी रिएक्शन है, तो यूजुअली आता है सबको। ये वाला मैं एक बार लिख रहा हूँ, रिएक्शन अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड, रिवीजन हो जाएगा मेरा, थोड़ा एक बार भूल जाता हूँ मैं बार बार, तो इसलिए मेरे साथ साथ आपका भी रिवीजन हो ही जाएगा। अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3, ये है एनहाइड्राइड। ध्यान से इस रिएक्शन को अभी भी कर लोगे पक्का करके तो, और ये रिएक्शन है ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट। अल्कोहल से रिएक्शन हमने किया, एसिड डेरिवेटिव में ये लीविंग ग्रुप होते हैं,
लीविंग ग्रुप ये हटकर इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आता है, कोई अल्कोहल यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है। क्या मिला आंसर हमें? आर, ये वाला आर ऑक्सीजन, और H अलग हो गया, इसका बाद में लिखेंगे, इसे हम देखेंगे क्या बना। और जो दूसरा इसमें पार्ट था वो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये एस्टर ही तो है, CH3COOR, ये हो गया एस्टर। बचा क्या? ये हट गया यहां से CH3COO, और ये वाला जो हटा हुआ H है, ये वाला H, यानी यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, गलत लिख दिया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक कंपाउंड मिलता है। अब एक अल्कोहल का रिएक्शन था ये तो, लेकिन ग्लूकोज में तो 5 अल्कोहल होते हैं, तो 5 बार रिपीट करना पड़ेगा इसको, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। ये बात है मेन जो मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर 5 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे तो 5 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिक एसिड के बाय प्रोडक्ट की तरह से, और ये एस्टर तो बनेगा ही, जो बनेगा वो लिखेंगे अभी हम स्ट्रक्चर। वो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिएक्शन, कॉम्प्लिकेसी क्रिएट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये रूट गायब रहती हैं यहां से, जो हम कर चुके हैं रिएक्शन वो नहीं याद रहते हैं, काम क्योंकि ज्यादा होता है आप लोगों के पास, इसलिए दिक्कत इसलिए आती है। दिक्कत इसलिए नहीं आती है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है या कोई बड़ी मुश्किल कोई चीज है। ठीक हो गई बात? तो अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड का, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड का मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ग्लूकोज के साथ, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CHOH। जो काम यहां होगा वही बाकी बचे हुए अल्कोहल के साथ होगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके इसको लिख लो और रिएक्शन आसानी से कर डालो। 1 2 3 और चौथा कायरल कार्बन एंड CH2OH, यहां पर H, यहां पर H। जो भी हमने काम किया है वही काम हमें यहां पर करना है। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां रिएक्शन करेगा? यहाँ कार्बन पर, ये ग्रुप यहां से हट जाएगा, ये आकर के कनेक्ट हो गया इधर। तो जो काम इसने किया है वो काम दूसरा एक और एसिटिक एनहाइड्राइड करेगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, वो यहां करेगा। तीसरा एक और लिखोगे, चौथा एक और लिखोगे, पांचवा एक और लिखोगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भेजोगे, ये हटा दोगे, गलत जगह से हटा दिया, ऑक्सीजन से हटाना है, यहां से रिमूव करोगे। क्या लिखूं मैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैं लिखूंगा इस केस में, ये एल्डिहाइड पर तो कुछ किया ही नहीं, ये एल्डिहाइड तो रहा जो का तो, इस कार्बन पर इस हाइड्रोजन पर कुछ नहीं किया, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा। क्या लिखूंगा मैं? और हाइड्रोजन हटाकर मैं यहां लिख दूंगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3,
बाय प्रोडक्ट ये वाला हट गया, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन यहां से हट गया। क्या हटा वो? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, O और H कहां से आया? ये वाला H हटा, ये वाला जो H है ये इस पर पहुंचा, तो यहां पर लिख दिया मैंने H। ऐसे लिखा, जो काम यहां किया वही बाकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ करना। तो मैं क्या लिख पाऊंगा इस पूरे को? देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी के नाराज होने की कोई भी बात नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया भाई, ये 1 2 3 4 तो CHOH ही है, CHOH की जगह CHO लिख दिया। और बाकी बचे हुए पर क्योंकि यहाँ CH2 था तो मैं इसे 4 में नहीं ले सकता था, यहाँ ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये टर्म ही अलग हो गया, तो मैं इसको बाहर 4 के साथ नहीं ले सकता था, तो यहाँ मुझे ये अलग से एक मॉलिक्यूल लिखना पड़ा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। और 4 एसिटिक एसिड यहां से और 5वां यहां से, ये 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मुझे बाय प्रोडक्ट की तरह से मिल गए। बड़ी इंपॉर्टेंस है इस नंबर की कि ये 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिले हैं। इन 5 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का बनना ये बताता है कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने ही एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट की तरह से बनेंगे। इस ग्लूकोज का जो नाम होगा नए वाले का, ग्लूकोज तो था ही, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। एस्टर में 8 लगाते हैं तो ये एसिटेट ग्रुप हो गए। 5 एसिटेट है ना, 4 तो ये हो गए, 5वां ये हो गया। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो रूट स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का ही है। तो फाइनल पंच लाइन क्या हुई? जब ग्लूकोज को एसिडिक एनहाइड्राइड के एक्सेस से रिएक्शन करते हैं, खूब सारे इस्तेमाल हो रहे हैं ना 5, अब हमें पता तो नहीं था कि 5 होने हैं, तो हम एक्सेस लिखेंगे। एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्मेशन होगी। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का बनना इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी इससे पहले वाले रिएक्शन हमें क्या साबित कर पाए? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में स्ट्रेट कार्बन की चेन है, ग्लूकोज में 5 OH है, बन गया स्ट्रक्चर। जो सामने हमने स्ट्रक्चर लिखा है, एक एल्डिहाइड स्ट्रेट चेन 5 OH, यही स्ट्रक्चर है। ओरिएंटेशन साबित नहीं होता, इससे प्रूफ नहीं होता। ओरिएंटेशन के लिए अलग तरीके होते हैं, वो आसान काम नहीं, आपकी रेंज से बाहर की बात है। तो एल्डोहेक्सोस तक हम प्रूव कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से, लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो हमें उसके लिए पता होने चाहिए। अब मैं इसी रिएक्शन को ही बताऊंगा, दोबारा से जो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इस पैटर्न पर दिया होता है। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, हम इसे और कैसे हेडिंग दे सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी हेडिंग दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन बोलेंगे। एसिटाइलेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन करते हैं, इनको एसिटाइलेशन ग्रुप बोल रहे होते हैं। ठीक हो गई बात? जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के एक्सेस से करते हैं, कम रह गए अगर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर 5 ग्रुप नहीं आएंगे, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। ये क्या कंफर्म करता है? 5 OH ग्रुप की कंफर्मेशन देता है कि इसमें 5 OH ग्रुप। कैसे पता चलता है 5 OH ग्रुप है? क्योंकि पेंटाएसिटेट बना है, क्योंकि 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बने हैं एज ए बाय प्रोडक्ट।
ये दो बातें साबित करती हैं कि इसमें 5 OH हैं। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का बनना नंबर 1, हमें कैसे पता चलेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट? एसिटिक एसिड बन रहा है साथ में। एसिटिक एसिड को अलग करके सेपरेट करके उसके मोल्स काउंट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फिजिकल टेक्निक्स, टाइट्रेशन कर लेते हैं स्टैंडर्ड बेस से, पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन उसका। तो 1 मोल ग्लूकोज लेकर के 5 मोल एसिटिक एसिड के बन गए राइट हैंड पर, तो इसका मतलब है 5 OH ग्रुप है। ऐसे कंफर्मेशन किए जाते हैं केमिकल टेस्ट जितने भी होते हैं। तो ये फाइनली आपको लिखना होगा, ये तरीका रहता है। सोचो इसे, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट है तो पूछो मेरे से जल्दी से। एक क्वेश्चन ये आता है कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला है कॉन्फ़िगरेशन पर। ये क्वेश्चन आता है व्हाई ग्लूकोज इज रिटन एज कैपिटल डी। डी लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में प्लस लिख देते हैं और फिर ग्लूकोज लिखते हैं। तो ग्लूकोज तो है ही ग्लूकोज। ये डी क्या बताता है? आपको पिछली क्लास में बताया था, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अगर उससे स्टार्ट करके हम आर्बिट्रेरली ग्लिसरॉल्डिहाइड को मान लेते हैं कि राइट हैंड पर OH है जिस ग्लिसरॉल्डिहाइड में, उस वाले को हम डी मान लेते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड पर होता है उसे हम एल मान लेते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम शुरू करके जब ग्लूकोज अगर सिंथेसाइज करते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले कार्बन पर OH राइट ही रहता है, तो ये कैपिटल डी बोला जाएगा। और प्लस कहने का मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस इंडिकेट करता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ये आपको आंसर लिखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये आंसर दिया जाएगा। ठीक हो गई बात? आज के लिए क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो जिसमें हम हेमी एसिटल एसिटल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको यूज किया जाएगा। और जो मैंने एल्डिहाइड के कीटोन के रिएक्शंस आपको बोले थे उनको और अच्छी तरह से पढ़ लो आप। मेनली अब जो यूज हो गए अगली क्लास में रिएक्शन वो कौन से होंगे बता रहा हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड का एंड अल्कोहल का रिएक्शन। हेमी एसिटल एसिटल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मेनली अगर कोई साइक्लिक का अगर एग्जाम्पल मिले तो क्योंकि ये साइक्लिक बनाएंगे तो हेमी एसिटल एसिटल पढ़ लेना अच्छी तरह से, तभी आगे वाला लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है, मुश्किल मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मुश्किल तो आप बना दोगे उसको, ना बेसिक सोच के मुश्किल उससे बना दोगे। अगर आप ट्रैक से चलोगे, एक सिंपल बेसिक्स पढ़ते हुए चलोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बड़ा लॉजिकल और समझने का पोर्शन है। बायोमोलिक्यूल से एक कंसेप्ट ये आ जाता है दिमाग में, कुछ बायोलॉजी की सी चीज होगी सारी याद करने की होगी, नहीं, इस चैप्टर को मैं बहुत रीजनिंग वाला, बहुत लॉजिकल चैप्टर मानता हूँ। है कुछ चीजें प्रोटीन वगैरह के स्ट्रक्चर में कुछ नाम वाम याद रखने पड़ते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जहां जिस एरिया से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत समझने का पोर्शन है, बहुत आसान पोर्शन है। तो चलिए ये हम अगली क्लास में बाकी अब इसके बात करेंगे। आज की क्लास तो मैं इतना रख रहा हूं, अगली क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू